नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी हो परीक्षा या पीजीटी हो, या जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा अगस्त में, वहाँ भी जो सामान्य हिंदी के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से मिलने के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, यहाँ से क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज टाइप में होंगे। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे, इसी तरह से हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पेज देखते हैं। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक युग है आदिकाल के नाम से अभिहित किया। अभिहित का मतलब नाम काल, ये जो नाम है ये किसने दिया, आदिकाल का नाम किसने किया, ये बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका नामकरण किसने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। फिर नंबर 2 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। अगर ये पूछ ले तो सरहपा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहपा को। फिर नंबर 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो के जो है रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो रचयिता इसके कौन हो जाएंगे ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा नरपति नाल, बीसल देव का रचयिता हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 4, ये लिखा है पउम चरु, इसको यू बना लेंगे, ठीक, पउम चरयू। तो किसकी रचना अगर पूछ ले तो ये स्वयंभू की रचना हो जाएगी। फिर नंबर 5 है, आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि, यानी कि जो आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया, और प्रथम कवि का नाम बताना है तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, ठीक। नंबर 6 है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगर ये पूछ ले मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। फिर नंबर 7 है, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो ये बताना है तो हो जाएगा दोहा कोश। सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना हो जाएगी दोहा कोश। फिर नंबर 7 अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी साहित्य के किस काल को, यानी कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। सबसे पहले किसने कहा था स्वर्ण युग, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ये भी याद रखेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था, ग्रियर्सन ने, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचनाकार का नाम बताना है, यानी कि चंदायन जो रचना है इसके रचनाकार होने जाएंगे मुल्ला दाऊद। नंबर 10 है, दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, यानी कि जो दादू हैं ये किस धारा के कवि हैं बताना है। जैसे निर्गुण धारा और सगुण धारा होती है, तो इसमें निर्गुण धारा के कवि हैं, फिर इसको याद रखेंगे निर्गुण धारा के कवि। नंबर 11, कवितावली के रचयिता का नाम बताना है। तो कवितावली हो या दोहावली हो या बरवे रामायण हो, ये सब किसके इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे। तुलसीदास ने जो है कवितावली की रचना की है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम बताना है। तो भ्रमर गीत के रचनाकार हो जाएंगे सूरदास। और सूरदास की रचना कौन कौन सी है, सुरसारावली है, साहित्य लहरी, ये सारी जो रचनाएं हैं सूरदास की हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। अगर महाकाव्य पूछ ले तो रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने की, तो तुलसीदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है। अगर ये पूछ लेता है तो कृष्ण भक्ति शाखा से है, और इसके यानी कि जो आचार्य हैं कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। नंबर 15 क्वेश्चन हो जाएगा, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा, यानी कि जो राम भक्ति काव्य है इस किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, किस दर्शन का प्रभाव इस पर पड़ा, तो विशिष्टाद्वैतवाद। तो अगर ये पूछ ले विशिष्टाद्वैतवाद किस संप्रदाय से जुड़ा है, तो राम संप्रदाय हो जाए, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। नंबर 16 क्वेश्चन है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी। यानी कि पुरुष प्रधान परंपरा का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ पुरुष थे, जितने भी कवि थे पुरुष थे, उसमें कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए पुरुष प्रधान हो जाएगा। तो इसको चुनौती किसने दी थी, कवियत्री मीरा ने, क्योंकि यही जो है कवियत्री थी जो एक स्त्री थी। फिर आगे देखते हैं नंबर 17 क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है, ये बताना है कि कौन सा नाम दिया उत्तर मध्यकाल को, तो रीतिकाल नाम दिया है, ठीक। तो रीतिकाल याद रखेंगे। अगर पूछ ले मध्य जैसे उत्तर मध्यकाल होगा, फर्स्ट है आदिकाल,
तो आदिकाल का नाम क्या किया था रामचंद्र शुक्ल ने, तो वीरगाथा काल हो जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। फिर उसके बाद भक्ति काल नाम दिया था, फिर रीति काल नाम दिया, फिर आधुनिक काल नाम दिया। तो 4 नामकरण किसने किए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे एक है रीति सिद्ध, एक है रीति मुक्त और एक है रीतिबद्ध। तो ये 3 भागों में बांटा गया है रीतिकाल को, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि, तो ये बताना है। यानी कि रीति सिद्ध कौन से कवि थे? तो बिहारी थे। एक कवि और थे इसमें, रसनिधि। तो ये जो है नाम याद रखेंगे। ये पूछ लेता है कि रीतिबद्ध के कवि कौन है, रीति मुक्त के कवि कौन है, या रीति सिद्ध के कवि कौन है। तो रीति सिद्ध में सिर्फ 2 ही नाम आपको याद रखना है, बिहारी और रसनिधि। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? यानी कि जो भी रचनाएं की हैं वीर रस प्रधान की हैं, तो हो जाएगा भूषण। ठीक, नंबर 29 क्वेश्चन हो जाएगा घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? यानी घनानंद के बारे में पूछ रहा है, तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद हैं आलम, ठाकुर, बोधा, ये 4 नाम याद रखेंगे, रीति मुक्त काव्यधारा से जुड़े हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा, ये 4 नाम आप याद रखेंगे, ठाकुर और बोधा, ये हो जाएंगे रीति मुक्त काव्यधारा के। नंबर 22 क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यानी कि खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है, वो भी आधुनिक काल में लिखा गया। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार अगर पूछ ले कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? हरिऔध। अगला क्वेश्चन है साकेत के रचनाकार का नाम बताना है। साकेत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक, अगला है पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को और क्या कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अभी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नंबर 25 क्वेश्चन हो जाएगा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये आलोचक किस आलोचक का कथन है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं छायावाद को स्थूल के प्रति, ये बता दिया डॉक्टर नगेंद्र। फिर है कामायनी में किस दर्शन की व्यक्ति हुई? यानी कि कामायनी जो ग्रंथ है उसमें कौन सा दर्शन है? तो शैव दर्शन। ठीक, तो शैव दर्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ये याद रखेंगे, निराला। इनका पूरा नाम अगर पूछ ले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, तो सरोज स्मृति रचयिता इनकी हो जाएंगे। फिर सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? यानी कि जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें निराला की कौन सी ऐसी रचना थी जिसको अस्वीकृत कर दिया था, यानी कि छापने से मना कर दिया था? तो हो जाएगा जूही की कली। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया? अगर पूछ ले आधुनिक काल की मीरा कौन है, तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा कौन है? आधुनिक काल की मीरा इनको कहा जाता है। फिर रसवंती के रचनाकार का नाम पूछ रहा है, तो रसवंती दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचनाकार का नाम बताइए, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। मधुशाला हो या मधुबाला हो, ठीक, इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन चांद का मुँह टेढ़ा है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। काव्य संग्रह के कवि कौन है? यानी कि चांद का मुँह टेढ़ा इसके कवि कौन है? तो हो जाएगा मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध को पूरा नाम क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, अगला क्वेश्चन अंधेरे में कविता का रचनाकार। अंधेरे में, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आंगन के पार द्वार, यानी कि ये रचना जो है आंगन के पार द्वार, इसके रचयिता अगर पूछ ले कौन है, या काव्य संग्रह किस कवि का है, तो ये हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक महत्वपूर्ण रचना है। इस काव्य संग्रह के किसने लिखा? तो धूमिल ने लिखा। धूमिल हो जाएंगे कवि इसके। और हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे कहा जाता है? गजलकार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को कहा जाता है। इन्होंने जो पहली बार गजल का प्रयोग किया था, लिखा था। अगला क्वेश्चन है सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? तो सबरी नामक कृति के रचयिता हो जाएंगे जगदीश गुप्त।
अगला क्वेश्चन 39 नंबर, विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी? तो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शिव मंगल सिंह सुमन। इनका शॉर्ट नाम भी पूछ लेता है। जितने भी कवियों के उपनाम हैं ये जरूर पूछता है, तो उपनाम भी याद रखेंगे, यानी कि सुमन इसका हो जाएगा तो शिव मंगल सिंह का हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है, कविता के रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो बादल को घिरते देखा है, ये किसका हो जाएगा? नागार्जुन का हो जाएगा। बादल को घिरते देखा है। फिर अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। चिंतामणि निबंध का संकलन, जो चिंतामणि निबंध है किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। फिर आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये रचना अगर निबंध संग्रह है भी है, तो इसके लेखक अगर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? विद्या श्री निवास दास, विद्या निवास मिश्र हो जाएंगे, विद्या निवास मिश्र। उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? उसने कहा था, तो ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था, इसके रचयिता हो जाएंगे। अगला देखते हैं, उसने कहा था तो हमने बता दिया। अगला है मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह क्या? मानसरोवर है। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर क्या है? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। फिर है अगला, अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अंधेर नगरी नाटक बहुत ही कॉमन है, मतलब सभी को आती होगी, सभी ने पढ़ा होगा। फिर अगला, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम बता दीजिए। तो एक और द्रोणाचार्य, तो ये हो जाएगा शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास, ये देखिए उपन्यास है, तो किसका है? रामदास मिश्र का हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, बेतवा बहती रही। बेतवा बहती रही ये भी उपन्यास है, इसकी लेखिका का नाम पूछ रहा है, तो मैत्रेयी पुष्पा, जो आधुनिक रचनाकार या रचयिता हैं या कवियत्री हैं, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन के सारे वीडियोज़ रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे जो एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ हिंदी का साहित्य इतिहास पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।